वही एक श्रमेव जयते इंटरव्यूज ऑफ अचीवर्स वेब सीरीज श्रमेव जयते। मैं नरेश चौधरी आपका स्वागत करता हूं। वेब सीरीज श्रमेव जयते मूल निवासियों के विकास, उन्नति और जनसाधारण पर आधारित है, जिसमें हम आपका तारुफ कराएंगे अपने उन अचीवर्स से जो समाज के और देश के अचीवर्स रहे हैं। वो होंगे शिक्षा से, समाज से, धर्म से, राजनीति से, खेलकूद, क्रीड़ा और कला से। मूल निवासी समाज प्रतिभाओं से परिपूर्ण रहा है। सिर्फ हमें आवश्यकता है तो उन्हें पहचानने की और उन्हें खोजने की। तो आइए हम आगाज करते हैं अपनी वेब सीरीज श्रमेव जयते। श्रमेव जयते वही एक वेब सीरीज श्रमेव जयते। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का गठन और तब से अब तक अनेक चेयरमैन इसमें बनते हुए आए हैं। आज इस पद को सुशोभित कर रहे हैं दिल्ली के वरिष्ठ यूनियनिस्ट, ओजस्वी, वेल एजुकेटेड, कानूनविद, अनुभवी, सफाई कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत और समर्पित मृदुलभाषी श्री संजय गहलोत जी। सफाई कर्मचारियों की समस्याओं समाधान के लिए, विकास और उन्नति के लिए आज हम यहां मौजूद हैं उनसे बात करने के लिए। आप हैं श्री संजय गहलोत जी। नमस्कार। सोशल वेब सीरीज श्रमेव जयते में आपका स्वागत है। संजय जी, जो सबसे पहले हम आपसे बात जानना चाहते हैं वो ये है कि आप चेयरमैन हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के। जी। तो सबसे पहले हमारा यही अधिकार बनता है कि हम दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के विषय में ही आपसे जान लें कि ये संस्था क्या है, इसका गठन कब, क्यों, कैसे हुआ और इसका अधिकार क्या है। देखिए, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग भारत देश के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जितने भी हमारे सफाई कर्मी कार्यरत हैं विभिन्न विभिन्न विभागों में, चाहे वो एमसीडी डिपार्टमेंट हो, चाहे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो, चाहे दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट हो, यानी कोई होटल में काम करने वाले भी चाहे कर्मचारी हो, चाहे वो शराब के ठेके पे काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे वो मदर डेयरी में काम करता हो, यानी कुल मिला के दिल्ली राज्य में जितने भी हमारे सफाई कर्मचारी हैं उन सबकी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं उन सबको उन्हें जागरूक करके उनके अधिकार दिलाना, या जो भी कुरीतियां हैं उनके अधिकार नहीं मिल पाते उनके लिए संघर्ष करना, उनको सही गाइडलाइन देना और समय समय पर जो भी सरकारें नियंत्रण, जिनके नियंत्रण में सरकारें को ये काम चलता है, उनको यहाँ तलब करके, उनको यहाँ बुलवाकर उनका निदान करना, ये मुख्य रूप से सफाई कर्मचारी आयोग का लक्ष्य है। दिल्ली सरकार आयोग के प्रस्तावों को मानने के लिए बाध्य होती है जो आप? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, बिकॉज क्योंकि देखिए आयोग से मतलब है जो कमीशन है हमारा। जी जी। बाकायदा इसका एक्ट है, बायलॉज बने हुए हैं। अच्छा। दिल्ली सरकार, उसके बाद उपराज्यपाल साहब, वहां से ये अप्रूव्ड संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। और जहां तक मेरा मानना है, दिल्ली में और भी हमारे आयोग हैं, बहुत सारी ताकतें, प्रदत्त शक्तियां हमें प्राप्त हैं। इसमें हमारा जो एक्ट है, इसमें जो भी चेयरमैन काम करता है जी, उसे एक सिविल जज की ताकत यहाँ प्रदान की गई है। इसमें जो हमारे सफाई कर्मचारियों के एम्प्लॉयर हैं उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स है। रोजाना हम देखते हैं यहाँ पे तकरीबन 200 से 250 लोगों का आना जाना यहाँ पे होता है। कभी ठेकेदार ने किसी की पेमेंट नहीं दी, उसको रोक लिया या परेशान करते हैं, नाना प्रकार से परेशान करते हैं, उन सबका निदान होता है। और कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है, कई बार जो एम्प्लॉयर है वो बड़ी हठधर्मी कर जाते हैं, आयोग को नहीं मानते, क्योंकि ऐसा मानना है कि जब तक उन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की डांट ना पड़े वो तैयार नहीं होते कहीं जाने के लिए। लेकिन हमने जब से अपना ये दिखाना शुरू किया, उनको एक्ट का बताना शुरू किया, वे लोग अब ठीक है और यहाँ पे आना शुरू कर दिया और समस्या को निदान भी कर रहे हैं। ये तो आपकी सफलता का एक बिंदु है कि आप इतने कर रहे हैं, उसके लिए तो बहुत हम आपको बधाई देंगे। लेकिन एक बात और है जी, दिल्ली में लगभग शायद मैं जहाँ तक समझता हूँ 72,000 सफाई कर्मचारी हैं। जी जी। क्या उनमें ऐसी क्या बात है
कि वो ज्यादातर अपनी समस्याओं को लेके यहाँ क्यों नहीं आते? देखिए, ये जो दिल्ली के आपने जो फिगर दिखाई है 72,000, ये केवल और केवल दिल्ली नगर निगम जी, उसकी ये फिगर है। अच्छा अच्छा। इनके अलावा अगर बात करें तो यहाँ तकरीबन लाखों सफाई कर्मचारी हैं जो विभिन्न विभागों में काम करते हैं, हमने बताया। इनके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं हमारे, दिल्ली सरकार का बहुत बड़ा महकमा है, इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे महकमे हैं, तो स्कूल मिला के लाखों कर्मचारी हैं। और देखिए, ऑन एन एवरेज हम रोजाना देखते हैं यहाँ पे बैठ के तकरीबन 200-250 आदमी यहाँ पे आते हैं। धीरे धीरे प्रचार प्रसार के माध्यम से उन्हें पता चलता जा रहा है कि हमारी एक संवैधानिक संस्था है जहाँ पे हमें न्याय मिलता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अब लोगों का आना जाना शुरू हो गया है यहाँ पे, और कोई भी यहाँ पे आता है, जैसे हमने कहावतें तो सुनी है, कोई किसी दरबार में जाता है या किसी मंदिर में जाते हैं, कोई कहीं भी जाते हैं कि जी हम जाते हैं वहां पे और झोली भर के आती है। ऐसे ही सफाई कर्मचारी की सबसे बड़ी स्वायत्त संस्था है। यहाँ बेशक वो खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ से मेरा मतलब अपनी डिमांड्स को लेके आते हैं खाली, लेकिन जब भी जाते हैं कोई निराश होकर नहीं जाता। पूरी कोशिश की जाती है कि उसको न्याय मिले, उसको सैलरी मिले, तनख्वाह मिले, ड्यूटी पर रखा जाए उसको, ताकि वो अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। तो सारे लोग यहाँ से खुश होकर जाते हैं। अब हमने सबसे पहले अपने एक्ट पढ़े यहाँ पे आके, उसके अधिकार के स्वरूप हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो धीरे धीरे 50 बढ़ता जा रहा है। और जहां तक मेरा मानना है कि अब प्रत्येक कर्मचारी को विश्वास हो चुका है कि संजय गहलोत चेयरमैन बाद में है, लेकिन हम पहले हैं, ऐसा विश्वास बन गया उनको। लिहाजा बहुत धड़ल्ले से लोग आने शुरू हो गए यहाँ पे, बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के। क्योंकि देखिए, अधिकतर जो हमारे मूल निवासी हैं, या हम दलित समाज के उन्हें कह लीजिए, या पर्टिकुलर वाल्मीकि कौम के कह लीजिए, या किसी और कौम के कह लीजिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि वो सब हमारे मूल निवासी हैं। वो सारा का सारा संगम हो पाएगा तो एक भारत देश जो हमारा, मैं उसी बात पर इसी तरीके से मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि आपकी जो पहचान है एक आंदोलनकारी नेता के रूप में ज्यादा रही है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो शायद किसी नेता को करने के लिए हिचकिचाहट होती, लेकिन आपने अपने समय में जब आप नेता रहे तो बहुत सारे कार्य किए आपने। और उन सभी के आधार पर ये कहना चाहूंगा कि वो समस्याओं पर आधारित आंदोलन था। क्या आज इस कुर्सी पर बैठकर इस पद को ग्रहण करने के पश्चात आप उन समस्याओं के समाधान के लिए अपने आप को कितना उत्तरदायी मानते हैं कि वो मुझे पूर्ण करने ही चाहिए? देखिए, मुझे इस मौके पे बाबा साहब अम्बेडकर जी को मैं नमन करता हूं। ये सब उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं की दुआएं हैं, जिन्होंने अपना नारा दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जी, जैसे बाबा साहब ने बताया, हम उनके पद चिन्हों पे ही चल रहे हैं। उन्होंने जैसे पहले कहा कि भाई आप मतलब शिक्षित बनो, हमने अच्छी क्वालिफिकेशन प्राप्त की है जी, श्यामल कॉलेज से एमकॉम पास किया हमने बड़े तरीके से। उसके बाद संगठन बना रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। जहां तक देखिए, मेरा जो मानना है, पढ़ाई लिखाई जैसे बाबा साहब ने कहा कि उस शेरनी के दूध के समान है कि जो भी इसे पिएगा वही दहाड़ेगा, इसमें कोई शक है ही नहीं। जी, और फिर संगठन बनाने की योजना मैंने बनाई, क्योंकि इसमें जो बाबा साहब ने प्रियम्बल लिखा है, चाहे हमारी दिल्ली की स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जैसे होते हैं तो एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, उसमें कोई प्रस्ताव पास हो सबसे पहले प्रियम्बल बनाया जाता है। जब हमारे देश का संविधान लिखा गया तो प्रियम्बल बनाया गया जो पटल पर रखा गया। उस प्रियम्बल को मैंने बारीकी से पढ़ा है, उसका अध्ययन किया है, और इस मौके पर मैं अगर बताऊंगा आपको तो मुझे बड़ी खुशी मिलेगी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and the integration of the nation। तो इसमें सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। हमें समानता का अधिकार, भाईचारे का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी की सारी बातें हैं। जब हमने इसको पढ़ा, बारीकी उस पर अमल करना शुरू किया, तो ये सारा का सारा परिणाम आपके सामने है। अमल करने का एक तो अर्थ ये हुआ कि आप शायद पहले ऐसे चेयरमैन रहे जो एमसीडी से जम करके एनडीएमसी में भी चले गए। जी जी, वहां भी आपने कुछ लोगों को पक्का कराया, परमानेंट कराया। हाँ जी, और वो एक अचीवमेंट है हमारे अचीवर्स के लिए कि आपने वो चीज बहुत अच्छे ढंग से अचीव की। देखिए, सबसे बड़ी बात तो हमारे सामने समस्या क्या आती है, जो सरकारें हैं उन्होंने अपने जो बायलॉज बना रखे हैं, जो भी उनका विधि विधान है, उस पर वो खरे नहीं उतर पाते। अब देखिए, बड़े दुख की बात है, आज बेशक खुशी का दिन यह है कि आज आपके माध्यम से या जो हमारे आयोजक हैं उन्होंने एक ऐसा माध्यम निकाला है ताकि जो अचीवर्स हैं उनको सब पब्लिक के सामने लाया जा सके, ताकि जो दूसरे लोग हैं
वो प्रेरणा लेकर वो भी उस हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही तो हमारा इस वेब सीरीज जो हमारे शहरों में जेते जो सीरियल है हमारा, इसका मुख्य उद्देश्य यही, जहां तक मुझे पता चल रहा है इस बातों से। जी। तो उसके लिए देखिए खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारा शायद ये पायलट एपिसोड है, लेकिन आने वाले दिनों में और बहुत सारे हमारे अचीवर्स हैं, उन सबको भी दिखाया जाएगा। साथ साथ इसमें दुख इस बात का है, खुशी तो इस बात की कि आज हमारा सीरियल शुरू हो रहा है, लेकिन जो हम अधिकारों से वंचित हैं, ये बड़ा दुख की बात है। हमारे जो सफाई कर्मचारी सड़कों पर काम करते हैं, महिलाएं कर्मचारी हैं, इसमें पिछड़ने का यही तो कारण है। जब वो सारे के सारे सफाई कर्मचारी सुबह 5 बजे 6 बजे अपने बाल बच्चों को छोड़कर सड़क पर झाड़ू लगाने के लिए आ जाते हैं, वो पढ़ाई कहां से करेंगे जी? आज तक सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दे पाए वो। और जो उनके अधिकार हैं, हमारा सफाई कर्मचारी केवल और केवल इस मृग मरीचिका, राजस्थान में जब लोग जाते हैं रेगिस्तान में, जब देखते हैं रेत पर जो लेयर बनी होती है, तो वहां उसे लगता है जो प्यासा व्यक्ति होता है कि शायद पानी आगे मुझे मिल जाएगा, जी। लेकिन वो टक्कर मार के वहां मर जाता, पानी नसीब नहीं हो पाता। ऐसे ही हमारे जो सफाई कर्मचारी, इतना बुरा हाल है, वो मृग मरीचिका के आधार पर बनकर रह गए हैं, इस उम्मीद में कि मैं कल पक्का हो जाऊंगा, मैं परसों पक्की हो जाऊंगी, ऐसे ही लोग कहते रहते हैं। वो अगर नाली का काम भी कर रहा, नाली निकाल रहा है, झाड़ू पे लगा रही है हमारी महिला कर्मचारी, 24 घंटे उसके दिमाग में ये बात है। आज उन्होंने अपने रिश्ते करने बंद कर दिए अपने बच्चों के, क्योंकि उन्हें डर है कि एक बार रिश्ता कर लेंगे तो दूसरे लोग आज जो रिश्तेदार बनेंगे वो घरों पाना शुरू कर देंगे, उनके बस की एक गिलास पानी पिलाना भी नहीं है। यहां तक पोजीशन आ चुकी है। हमारे सफाई कर्मचारी आज भूखमरी कगार पे है। हम सबको एकजुट होकर इनसे निपटने की आवश्यकता ही पड़ेगी। मैं कहना यह चाहता हूं कि जो सरकार ने नियम बना रखे हैं, सरकार ये कहती है कि हम एक साल में, एक कैलेंडर ईयर में 2 साल के लोगों को पक्का करेंगे, क्यों नहीं किया? आज भी हमारे सफाई कर्मचारी 20 साल से लेकर 25 साल के बीच में काम करते करते हो गया, उनको वंचित रखा गया। इसके लिए केवल एक ही रास्ता है, जो बाबा साहब का संविधान है। तो हम सभी मूल निवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। अभी कल ही हमने परसों डिसाइड किया है, इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो न्यायपालिका, हमें उसमें विश्वास है। कितने वर्षों तक ये लोग कार्य करते रहते हैं। जी। एक लॉ मिनिस्ट्री का जो एक लॉ है कि 240 दिन के बाद इन्हें पक्का किया जाए किसी भी एम्प्लॉइज को, वो यहां इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता? देखिए, हमारे जो एम्प्लॉयर हैं वो बड़ी चालाकी से 1 दिन का गैप दे देते हैं बीच में। जब भी किसी कर्मचारी को लगाते हैं तो सब्स्टिट्यूट 2 दिन का, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। अगर उसके बाद उसका गैप होता है तो डिसकंटिन्यूड मान लिया जाता है उसको, इसलिए लागू नहीं हो पाता उसके ऊपर। लगातार 240 दिन वाली जहां तक बात है, उसमें 89 डेज की सैंक्शन देते हैं, ताकि इनमें गैप दिखा देते हैं कर्मचारी, उसमें एलिजिबिलिटी नहीं बन पाती उनकी। और बड़े दुख की बात है, अगर कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट से, कोई भी कानून ऐसा आता है, अगर हमारे कर्मचारी अनफेवर में है, यानी उसके खिलाफ अगर कोई कानून जा रहा है, उसको तुरंत अमली जामा पहना दिया जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 240 में पक्का कर दो, तो कोई सुनने वाले नहीं। दे डोंट वांट टू लिसन इवन द नेम ऑफ सफाई कर्मचारीज एज वेल एज देयर कास्टिज्म। ये तो एक कानून है, नो वर्क नो पे, सुना है, बहुत अच्छा है, लेकिन डन वर्क नो पे ये सब कॉर्पोरेशन होता है। देखिए, डू वर्क और नो पे ये बहुत विडंबना है हमारे साथ में। उन्हें शर्म आनी चाहिए जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। और बड़े दुख की बात तो सारे के सारे सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं, उसके बावजूद हमारे कर्मचारी से काम लिया जाता है, लेकिन जब वो सैलरी मांगने जाते हैं तो उसको मारपीट करके भगा जाता है या उसके ऊपर लाठीचार्ज कराया जाता है। अभी हाल ही में लास्ट वीक हमने देखा, हमारे कर्मचारी वहां भूख हड़ताल बिल्कुल शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे अपना, लेकिन उनके ऊपर बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उनको भगा दिया गया वहां से। ये केवल और केवल उन्होंने काम कर रखा है मेहनत का, केवल वो मांगते हैं, उसको देने में भी इनको बहुत सारी दिक्कत आती है। तो लिहाजा ये सारी की सारी बातें हैं। लेकिन इसमें जो कर्मचारी हमारे सुन रहे हैं, उन सबको ये कहा जाता है कि प्रत्येक कर्मचारी चेयरमैन है, प्रत्येक कर्मचारी के हम घर पे जाएंगे या उसके ऑफिस पे जाएंगे, वहां कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वहां पे रखे जाएंगे ताकि वो लोग जागरूक हो सके, चाहे वो सड़कों पे फिर कूदें। उसके अलावा हम जो लोग काम कर रहे हैं, अपनी कलम के माध्यम से काम कर रहे हैं। और अब चूंकि सर से पानी ऊपर हो चुका है, हम इनको छोड़ने वाले नहीं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब हम सोमवार को, आज हम शनिवार को काम करें, सोमवार को आने वाले 1 दिन बाद हम सुप्रीम कोर्ट में और इसमें हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे, ताकि हमारे लोगों को न्याय मिल सकेगा। यहां अगर किसी से कुछ लेना है, देना है, मुझे अपना ही पैसा निकलवाना है, अपनी ही लीव पर जाना है, तो उसके लिए भी शायद लोग कहते हैं पैसे दिए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, सच्चाई तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो कर्मचारियों की मानसिकता को बदलने की आवश्यकता है जी। क्योंकि कर्मचारी हमारा कम पढ़ा लिखा है, जो हमारे अधिकारी उनको डरा धमका के कर लेते हैं। कोई कर्मचारी अगर अपनी ड्यूटी पे नहीं आया एक दिन, तो उसको उसका खौफ देखेंगे तेरी नौकरी खत्म हो चुकी है, लिहाजा वो बेबस आदमी क्या कर सकता है। तो कहीं ना कहीं वो इस चीज के शिकार हो जाते हैं और मजबूर हो जाते हैं कि सुपरवाइजर को शोषण कर सके। अच्छा। तो इस एवज में उनसे कि तेरी नौकरी में बचा दूंगा या तुझे दिहाड़ी पे जल्दी पक्का करा दूंगा, ये करा दूंगा, तो जो संबंधित सुपरवाइजर से ऐसे हो सकते हैं।
महामारी कोरोना, जिसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स ने बहुत कार्य किए, अपनी जान पर खेल के कार्य किए, जबकि वो एक ऐसी बीमारी थी कि शायद बात करने छूने से या उससे लग रही थी। लेकिन सफाई कर्मचारियों ने उसी उनकी गंदगी को, जिसे कि हाथ लगाने के लिए भी शायद कई बार ग्लव्स बदलने और पहनने पड़ते थे, वो अपने हाथों से उठाए, उसको कूड़े की गाड़ियों में डाला, ये करा। उसके पश्चात में उनके साथ न्याय क्यों नहीं किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। जबकि माफ कीजिएगा, एक बार मैं ये भी बता दूं आपको कि शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इनकी ये हमारी है और इनके लिए भी हम कोई भेदभाव नहीं रखेंगे। देखिए, वैश्विक महामारी जो कोरोना काल है, ये तकरीबन मार्च के महीने से, फरवरी के महीने से चलना शुरू हुआ। चुनाव के बाद डायरेक्टरेट शुरू हुआ और हमें भी जो नियुक्ति मिली 1 मई को, उस समय कोरोना अपने चरम पर था, तब हमें यहाँ पे नियुक्ति मिली। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी, रोजाना कर्मचारियों के बीच में रहे, चाहे वो हॉस्पिटल में जाना पड़ा, चाहे उनके जहाँ रहन सहन की व्यवस्था है, उनके मकान दुकान की रखवाली करना, जहाँ जहाँ टूटे हुए हैं उन सबको देखना, ये सब हम लोग करते अपनी जान पर खेलकर। अब सवाल उठता है कि जो हमारे कर्मचारियों में भेदभाव जहां तक वाली बात है कि दिल्ली के, जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल है, उन्होंने ऐसा कोई साबित करके दिखाया भेदभाव? किस बात का भेदभाव उन्होंने? वो तो आज भी कहते हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी पॉलिसी है, उन्होंने जो अनाउंस कर रखा है पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे व्यक्ति जो हमारे सफाई कर्मचारियों, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ के कोई भी हों, अगर कोरोना काल में उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित को 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। वो आज भी अपनी बात पर उस पर अटल है। अब दिक्कत कहां आ रही है? दिल्ली नगर निगम में हमारे 3 कॉर्पोरेशन हैं। एक कॉर्पोरेशन में कमिश्नर ने मान लिया कि जी मैं 10 लाख रुपए दूंगा और पक्की नौकरी दूंगा, और वही कमिश्नर एक दूसरी दिल्ली में भी वही लोकार्पण कर रहे हैं, देख रहे हैं। वहां ये कानून नहीं है बिल्कुल भी। इधर तीसरी जो कॉर्पोरेशन है वहां को सुनने वाला भी नहीं है। अगर इधर जो पूर्व दिल्ली कमिश्नर की बात करें, सी डजंट वांट टू लिसन इवन द नेम ऑफ सफाई कर्मचारी जीवन, तो वो तो बात भी नहीं करना चाहती, सुनना भी नहीं चाहती। तो ये सारा का सारा कुठारा घात है। एक ही हांडी में 2 पेट करना जो स्थिति कहावत है, वो वाला काम इन्होंने कर रखा है। तो लिहाजा मुख्यमंत्री साहब का ये भी कहना है कि अगर मुझे कोई ऐसी रिपोर्ट सुबह मिलती है 10 बजे तक मेरे ऑफिस में, मैं शाम तक 1 करोड़ रुपए उसको देने को तैयार हूं, बशर्ते उनका वहां से राइटिंग में तो आ जाए, क्योंकि काम तो निगम ने लिया ना लोगों से। लेकिन लोग तो मरे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस के डिपार्टमेंट हो, हमने देखा जो स्कूल में काम करने वाले उनको भी दिया है, और हमारे एक सफाई कर्मचारी जो नॉर्थ दिल्ली में था, हॉस्पिटल में था, उनको भी सीएम साहब ने 1 करोड़ रुपए का दिया है। वो आज भी कहते हैं कि अगर उनके जो संबंधित डिपार्टमेंट है, आला अधिकारी, वो लिख के देते हैं कि जी मेरे पास में काम किया इन्होंने, कोरोना काल में ड्यूटी पे काम करते करते डेथ हुई है, तो आज भी 1 करोड़ रुपए देंगे। तो ऐसे लोगों को न्याय मिलेगा, ये हम यहाँ से भरपूर क्या आश्वासन देते हैं सही तरीके से। वही आश्वासन नहीं, मैं तो चाहूंगा कि आप इसके ऊपर काटे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग जिन्होंने अपनी माँ, बहन, भाई, पिता खोए हैं, जी जी, उनको कम से कम कुछ आधार मिले, क्योंकि आर्थिक रूप से तो ये समाज वैसे ही पिछड़ा हुआ समाज है। हाँ जी। इसी आधार पर, इसी पिछड़ेपन पर जो लोग रिटायर्ड होते हैं, उनको एक मुश्त उनकी पेमेंट नहीं मिलती और बाद में पेंशन नहीं मिलती, और साथ ही जिनका ऑन ड्यूटी जो ये लोग एक्सपायर हुए, मरे हैं, मृत हो जाते हैं, उनको कर्णमूलक आधार पर सर्विस भी नहीं दे पाती। ये कौन से, इसके बीच में थोड़ा डिटेल से बताइए आप हमें। क्योंकि जिस कर्मचारी ने पिछले 35 साल 40 साल नौकरी करके अपने घर बार को त्याग करके काम किया है, उसको तो मिलना चाहिए, उनको नहीं दे पाते। कर्मचारी इसी आस में अपना वो एक्सपायर हो रहे हैं, उनके फिर आश्रित वो चक्कर काट रहे हैं। तो कुल मिला के कहना है कि इस समय बहुत ही हम लोग इसमें गर्त में जा रहे हैं, इसलिए लिहाजा मजबूर होकर हमें सोमवार को PIL में दाखिल करनी पड़ेगी, तब जाके हमारे न्याय मिल सकेगा। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब से कॉर्पोरेशन बनी और तब से आज तक मेरा ख्याल है कई 100 प्रस्ताव पास हुए होंगे सफाई कर्मचारी के फेवर में। हाँ। उनमें से कुछ है कि इनके लिए शेड बना के दिया जाए, इनके लिए यूनियन बना के दिया जाए, इनको कपड़े बदलने की जगह दी जाए, उनकी जो बीट होती है उसको कम किया जाए, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ बीट अब कम होनी चाहिए, उस वक्त पॉपुलेशन कम थी। ये सब होने के पश्चात भी आज भी इस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। ये कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? आप तो ये केवल ये राजनीतिक जो मुद्दे हैं ना, ये फंसे होते हैं इसमें। जो सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहा है, वो कई बार कहते हैं जो फील्ड में काम है, फील्ड में ऐसा प्रोविजन नहीं कि हम किसी को शेड दे सकें। लेकिन जो सफाई कर्मचारी, आज भी देखिए क्या हालत है, आप कहीं भी इंस्पेक्शन करें जाके, अभी भी नाले के पास हमारे जो कर्मचारी महिलाएं वो खाना खाते हैं वाले वहां बैठ के, जी जी देखो, उनके पास सर्दी बरसात में कपड़े भीग जाते हैं, कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम वगैरह कुछ भी फैसिलिटी नहीं दे रखी। लेकिन अब उनको ऐसा नहीं होना पड़ेगा। सफाई कर्मचारी आयोग के माध्यम से जो भी हमारी पद शक्तियां हमें
प्राप्त की गई हैं उसके माध्यम से, चाहे वो हाईकोर्ट के माध्यम से हो, चाहे इसमें दिल्ली सरकार का इंटरफेयर हम करा के करें, लेकिन उनको उचित न्याय दिला पाएंगे हम, ऐसी मुझे पूरी की पूरी उम्मीद है। उम्मीद को हम फिर मैं दोबारा इस शब्द को इस्तेमाल करूंगा, उम्मीद नहीं, हम चाहेंगे कि आप इस पर कार्य करें, क्योंकि एक आप कार्यशील व्यक्ति हैं, एक ऐसे पद पर आप आ गए हैं जो कि वर्षों से इन समस्याओं को आप देखते रहे हैं और इसके लिए इनके खिलाफ ही आप आंदोलन करते रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल इन कार्य को पूरा कीजिए ताकि आपके ही वो कर्मचारी उस। देखिए, हमने एक फिल्म देखी में बार बार एक जो एक्टर है वो कहता है जी तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, या हमारे बंदे आज कह रहे हैं आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन। तो इन सबको हम बिल्कुल सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि हम भी वही आदमी हैं जो आंदोलन करने वाले हैं। आज भी संजय गहलोत वही आदमी है जो सफल अनुसार सड़क पर लेटना चाहता है। हम चाहते हैं चाहे किसी भी पोजीशन में हो, हमारा काम हो। जो भी हमारे कमीशन मीटिंग देगा सफाई कर्मचारी आयोग को, वो जो मिनट्स है वो प्लेन पेपर पे, ये देखिए सारी मिनट्स रखी रहती है हमारे पास में, ये किसी काम की नहीं होती, ऐसा नहीं होता। अब हम देने शुरू कर दिया एफिडेविट पे। अच्छा, जो भी वो देंगे कोर्ट के हलफनामे पे वो देंगे यहाँ पे, ताकि उनके हाथ बन जाए और हमको कोर्ट में पेश कर सकें। तो जितने हमारे सफाई कर्मचारी उन सबसे ये निवेदन करते हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सारे के सारे एकजुट रहें। यही हमारी सफलता का एक मूल मंत्र है। अगर हमारे मूल निवासियों को अपना एकमात्र अधिकार चाहिए तो उसके लिए मूल मंत्र यही है कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हमारे जो सफाई कर्मचारियों के नेता कहीं प्रश्न करते हैं, हम सबको एकजुट होकर उनके साथ में काम करना चाहिए। और देखिए, आश्वासन विश्वास है ये आप सबको न्याय मिलेगा। सर, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूंगा। पैसा या ना पैसा होने एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि जब एम्प्लॉय कर्मचारी रिटायर्ड होता है तो उसको एक मुश्त पेमेंट नहीं मिल पाती, दूसरा उसको पेंशन की प्रॉब्लम होती है, और तीसरा कि वो करुणामूलक आधार पर भी शायद एक सर्विस दी जाती है, वो भी नहीं मिल पाती है। ऐसे क्या कारण है कि कॉर्पोरेशन में ये सब होते हुए भी कर्मचारी परेशान रहते हैं? देखिए, ये सारा का सारा जो हम कहते हैं, हमारे कोई सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता मिलने जाते हैं अपने अधिकारियों से, उन्हें कहते हैं पैसा नहीं है हमारे पास में। कई बार तो हमारे सामने हियरिंग होती है, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी यहाँ पे आते हैं, वो भी कहते हैं फंड नहीं आ पा रहा। लेकिन अब उनको ये सतर्क हो जाना चाहिए। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की तरफ से चेतावनी भी है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा, वो चाहे कितने भी एक्सपर्ट हों। बिकॉज आई हैड ऑल्सो वर्क इन दिस डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। वो लोग डेपुटेशन पे आते हैं यहाँ पे और 2 साल बैठते हैं, 2 साल तो उन्हें समझने में लगाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। ये भी सारा कुछ कारण रहा। हम तो कैसे प्रोविजन करने वाले हैं, चाहे इसमें एलजी साहब से हमें मिलना पड़े या ऊपर तक सिफारिश करनी पड़े कि जो भी कोई डेपुटेशन पे आता है उसको कुछ साल तक और रोका जाए यहाँ पे, ताकि उसका सही तरीके से वो काम कर सके। तो कहीं ना कहीं इनकी दिक्कत होती है कि जी मुझे तो समझने में समय लगेगा, ये लगेगा, लेकिन उन सबको चेतावनी स्वरूप कहा भी जाता है, उनको कहा जाता है कि जो भी आपके नियम हैं उस पर खरा उतरें। जो आपने पॉलिसी बना रखी, खुद की पॉलिसी डिपार्टमेंट की है, तो कम से कम अपनी पॉलिसी पे खरे उतरें, अन्यथा उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, बड़े दुख की बात है, जिस कर्मचारी ने सेवा की है अपने डिपार्टमेंट की, उसको पेंशन ना देना। मैं तो ये कहता हूं कि अब जो हम पीआईएल डाल रहे हैं उसमें यह भी लिखवा दिया गया है कि डिपार्टमेंट ने शोषण किया है कर्मचारी का, उसको भूखों मरने पर मजबूर कर दिया है, लिहाजा विद इंटरेस्ट उसको देना चाहिए, अन्यथा उनको कठोर कारावास देना चाहिए। साथ साथ जो करुणामूलक आधार की नौकरी है, देखिए जिस परिवार के घर से एक साया उठ जाता है, जो नौकरी करता हो, उसको पालन पोषण करता हो, तो बहुत सारी दिक्कत आती है। यहाँ तो 5-5 साल तक फाइल पड़ जाती है। तो एक पॉलिसी क्या, इसके अंदर एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि इन केस इवेंट ऑफ डेथ उसको इतने दिन में नौकरी मिल जाएगी, और अगर उसमें नहीं दे पाते तो डिपार्टमेंट को जुर्माना होना चाहिए, इसमें कोर्ट तरफ से जुर्माना होना चाहिए, और जो दोषी अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कठोर से कठोर इसमें सजा का प्रावधान भी होना चाहिए। ये हम क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है ये आप जो कह रहे हैं। एक सडनली क्वेश्चन में दिमाग में आया है, मैं चाहूंगा कि आप उसका थोड़ा सा समाधान करें, थोड़ी सी उस पर अपने विचार डालें। सफाई कर्मचारियों की सैलरी या दूसरे कर्मचारियों की सैलरी रोकी काटी जा रही है, लेकिन क्या किसी बड़े ऑफिसर का भत्ता, सैलरी या उनकी फैसिलिटीज को कम किया गया है क्या? कर्मचारी तो खिलौना कठपुतली बन गया उनके हाथ का। ये नहीं देखते कि उसके घर में शादी है, रिटायर होने वाला है, वो बुजुर्ग कर्मचारी है, बहुत सारी परेशानी है। लेकिन सबको खुश भी होना चाहिए कि अब आप सबके आशीर्वाद से, दुआओं से अगर ये पद हमें मिला है, और मुझे पता है ये पद आज मेरे पास है, कल किसी के पास भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब तक आपने हमें यहाँ बिठाया है, हमें चुना है यहाँ पे, आपको भरपूर कोई आश्वासन नहीं, काम करने का विश्वास दिलाया जाता है बस।
आपसे ये आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। जी। आजादी के पश्चात से आज तक समाज को क्या मिला है? मैं आजादी से पहले के 5000 वर्षों का जो दमन है, शोषण है, अत्याचार है, वो उस सबको मैं छोड़ रहा हूं। लेकिन जहां बाबा साहब ने संवैधानिक तौर से हमें सब कुछ दिया, उसके पश्चात भी हमें क्या मिला? क्या वो मिला जिसके हम अधिकारी थे? क्या हमें शिक्षा मिली, राजनीति मिली, सामाजिक स्तर मिला या धर्म मिला? ऐसी कौन सी कमी रह गई है हम में, हमारे नेतृत्व में या सरकार में कि हम तक वो सब नहीं पहुंच पाता? कृपया इस पर प्रकाश डालिए आप। देखिए, सच्चाई तो ये है कि हम जैसे बात करें मूल निवासी की बात करें या खाली शेड्यूल कास्ट की ही अगर बात करें, तो शेड्यूल कास्ट में ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष कौम कोई एक ही आती, ऐसा नहीं है। यहाँ हजारों जाति उसके अंदर हैं और सभी धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, ये भी देखा गया है। कोई सी भी जाति आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो हो रहा है। अब डिपेंड करता है उस डेवलपमेंट पे जो काम करने वाले लोग हैं। अब जो आदमी खुद ही नहीं चाहता कि जी मेरा विकास हो जाए, तो ऐसे कैसे हो सकता है जी? घर बैठे बैठे कोई प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आएंगे कि आपका विकास करना चाहता हूं जी मैं जी। तो इसलिए उनको जागरूक होना ही पड़ेगा। और जो बाबा साहब का मूल मंत्र है, इसके अलावा कोई विकल्प है ही नहीं उनके पास में। शिक्षा लेनी पड़ेगी, साथ में संगठन हम सब लोगों ने बना रखे हैं और सड़कों पर उतर के अपना काम करना पड़ेगा। एक यही बस मूल मंत्र है। इसके अलावा जहां तक कि जी मिलने वाली बात है, ऐसा नहीं होता कि जी विशेष होंगे। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा होता है उनको छात्रवृत्ति दे देगी, उनको ये दे देगी, उनको ये दे देगा। ये सब भी कहीं ना कहीं रुकावट तो पैदा करते ही इस काम के लिए। हमें इंडिपेंडेंट तो बनना ही पड़ेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट बनने, देखिए अब जो लोग पहले से डेवलप्ड हैं ऑलरेडी, वो तो ही, लेकिन जो कुछ पीछे रह चुके हैं पिछली श्रेणी में, उनको आगे आने के लिए रिजर्वेशन के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए प्रायोरिटी पे, उनके जो रहने खाने की व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, तो तब जाके ये कॉम्बिनेशन अच्छा हो पाएगा। अच्छी अच्छी नौकरी प्राप्त करें। जरूरी थोड़ी है कि हम झाड़ू का ही काम करें, मतलब यहाँ पे ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, अभी मजबूरी है हमारे पास में। हम अभी ये नहीं कहते झाड़ू छोड़ो कलम उठा लो, ऐसा नहीं हो सकता। अभी हमने सर्वे किया है, मैं खुद सफाई कर्मी रहा हूं। हाँ, ये हो सकता है कि आगे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो इस काम को ना करें, कुछ और अच्छा काम करें। आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छी आधुनिक मशीनें आ रही है, सारा कुछ मशीनी युग बनने वाला, पूरा देश बनने वाला है, ऐसा कुछ देखने सुनने में आता रहता है। तो जरूरी नहीं कि हम लोग इसी पेशे में रहेंगे। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है और आने वाले दिनों में ये अच्छा कर पाएंगे। इसमें हम सब लोग मिलकर आपस में संघर्ष करेंगे। बढ़िया। संजय गहलोत जी से इस वार्तालाप पर हम ये कह सकते हैं कि हमें बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला है और शायद कर्मचारियों को भी, जनता को भी, आवाम को भी ये सब जानना और समझना बहुत जरूरी था, जिससे शायद हम अभी तक अनभिज्ञ थे। उन्होंने बहुत ही विस्तार से हमारे अपने हकों के बारे में, हमारे अधिकारों के बारे में, हमारे फर्ज के बारे में हमें बताया। लेकिन फिर भी मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से ये जानना चाहूंगा और ये कहना चाहूंगा कि आपका अपना व्यक्तिगत विचार क्या है, कृपया वो हमारे सामने रखें। ये जो हमारा वेब सीरीज बन रहा है, इसमें जो हमारे समाज के कह लीजिए, इसमें जो बहुत सारा अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट किया है, अचीवर जिन्हें कहते हैं, उन सबको दिखाया भी जाएगा। तो ये जो सारा कार्यक्रम चल रहा है, मैं तो कहता हूं जिन्होंने ये मन में ठाना, इस बात को पब्लिक के सामने आ रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। जो उनकी टीम में मुख्य रूप से आदरणीय पदम सिंह पवार साहब, मैंने सुना है, मुझे बताया गया था, राहुल हितेशी जी हैं, वीरेंद्र हितेशी साहब हैं, कमल चंदेलिया जी हैं, आजाद कांगड़ा जी हैं, विकास जनवाल साहब हैं। और देखिए साथ साथ किसी भी मकान को बनाने के लिए जैसे इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे ही सारे के सारे सबको संजोना, एक तरह से एक सूत्र में पिरो लेने के जो काम करते हैं, जो लेखक और निर्देशक होते हैं, आदरणीय हमारे नरेश चौधरी साहब, उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि उन्होंने एक ऐसी दिमाग से उपज निकाली कि चाहे इस चैनल के माध्यम से ही या वेबसाइट के माध्यम से हम हर प्रत्येक व्यक्ति के पास पहुंच पाएंगे और उनको भी पीछे से आगे वाली लाइन में रखने का प्रयास करेंगे। उन सबका भला हो सकेगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ आज की इस कड़ी को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शम्यो जयते।